हाय गैस। तो गैस हमारा ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी कंप्लीट हुआ और उसके बेसिस पे हम बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी किए थे। तो इस लेक्चर ये फिर बड़ा लेक्चर होगा भाई। यहाँ पर हम बहुत सारे सवाल सब कवर करेंगे, आईआईटी का, जेईई का, प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे ना, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ेंगे या तो फिर इंटीग्रेटेड रेट लॉ कह सकते हो। ठीक है, यहां पर पढ़ेंगे हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। दो तो फॉर्मूला आपको मिलेगा, एक तो आपका जीरो ऑर्डर का और एक आपका फर्स्ट ऑर्डर का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल्स में। तो बहुत ही खास होने वाला है, तो लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी निकाल लीजिए, शुरुआत करते हैं हम इंटीग्रेशन रेट और इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो देखते हैं हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। ठीक है, जो कि आपका इसका डेरिवेशन आपका बोर्ड में भी पूछता है। ठीक है, तो यहां पर पहले तो ये समझो कि जो हम रिएक्शन का जो ऑर्डर निकालते हैं, वैसे इसका रिएक्शन का ऑर्डर यानी निकालने के लिए बहुत सारा अलग अलग मेथड है। ठीक है, तो हम थोड़ा हेडिंग देंगे भाई, फिर हम धीरे धीरे हम मेन टॉपिक पर घुसेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखें थोड़ा डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, कोई मतलब एक रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो किस किस मेथड से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है ना भाई, समझ में आ गया पूरा। चलिए, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन और ऑफ ए रिएक्शन लिख दो। तो भाई जो रिएक्शन का जो ऑर्डर जो हम निकालते हैं, तो इसका बहुत सारा मेथड होता है ना। एक रिएक्शन का ऑर्डर निकालने के लिए बहुत सारा मेथड होता है। तो बेसिकली आपका जो मेन है आपका वो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। ठीक है, वो आपका मेन है। तो वैसे तो हम पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला तो हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड। ठीक है, क्या देखेंगे? ग्राफिकल मेथड है ना। बहुत सारे मेथड है भाई जिसमें कि हम रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हैं। ग्राफिकल मेथड वैसे ये ज्यादा आपका बोर्ड में भी नहीं पूछता है। ठीक है, फिर भी हम पढ़ेंगे भाई, फिर भी पढ़ेंगे इसको। दूसरा हम पढ़ेंगे क्या? दूसरा हम पढ़ेंगे ओस्टवर्ल्ड मेथड है ना, आइसोलेशन। क्या बोलते हैं? ओस्टवर्ल्ड आइसोलेशन मेथड। वैसे ये आपका एडवांस है। ठीक है, आप जब आगे पढ़ोगे तब आपको ये डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, ओस्टवर्ल्ड आइसोलेशन मेथड। ठीक है, फिर हम तीसरा हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ और रेट इक्वेशन भी लिखा होता है किताब में, देखना, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, ये मेथड हम देखेंगे। ठीक है, और इसमें हम हाफ लाइफ भी पढ़ देंगे। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड सुने होंगे। ठीक है, हाफ लाइफ भी देखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। 4 नंबर हम पढ़ेंगे क्या? 4 नंबर तो वैसे आपका इनिशियल मेथड है ना, इनिशियल मेथड। ठीक है, ये हम 4 तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन भाई ये लेक्चर में यानी इस लेक्चर में हम 3 नंबर करेंगे, फिर बाद में 1, 2 और 4 हम करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, बस एक ठो इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका डेरिवेशन आपका बोर्ड में पूछता है और सवाल तो हम बहुत सारे लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो पहला वाला ये वाला हेडिंग देंगे। ठीक है, ये वाला हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, छोटा छोटा टॉपिक है, तो मेन आपका ये है भाई, और इसमें ज्यादा सवाल बनता है। तो सबसे पहला आप हेडिंग डालें इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड और इंटीग्रेटेड रेट लॉ पे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भी कह सकते हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या, इंटीग्रेटेड हेडिंग डालें, इंटीग्रेटेड रेट लॉ और रेट इक्वेशन मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, रेट इक्वेशन यानी यहां पर जो रेट का इक्वेशन मिलेगा वो हम इंटीग्रेट करके हमको मिलेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन यहां पर थोड़ा बहुत यूज होगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बेसिकली आपका जो किताब में है 2 ठो है, एक तो फर्स्ट ऑर्डर का और एक जीरो ऑर्डर का, 2 ठो है। ठीक है, तो 2 ठो हम डिस्कस करें। तो सबसे पहला भाई हम फर्स्ट ऑर्डर का देखेंगे। किसका? फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर का पहले देख लेते हैं। चलिए, जीरो ऑर्डर का पहले हम देखेंगे क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है,
जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखेंगे, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखेंगे, हेडिंग डालें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो जीरो ऑर्डर का हम क्या देखेंगे, रेट इक्वेशन देखेंगे। चलिए, अब जीरो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सपोज मैं मान लेता हूं कोई भी एक रिएक्शन है, मान लो ए से बना क्या प्रोडक्ट यानी पी, ये आपका क्या है प्रोडक्ट, कुछ भी प्रोडक्ट बना, एक आपका मैं अपने अनुसार एक रिएक्शन लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रेट ऑफ अगर रिएक्शन लिखूं ROR, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में लिखूंगा तो कैसे लिख सकता हूं, मैं बता चुका हूं, -dA/dt लिख सकता हूं ना, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म में हम ऐसे लिखते हैं, ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस होता है, ठीक है। अब मैं अगर रेट ऑफ रिएक्शन रेट लॉ के अनुसार लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं, रेट लॉ में बता चुका हूं, जो कांस्टेंट लगता है ना, रेट कांस्टेंट, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं K। अब मुझे बताओ, ये तो आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, यानी यहां पर जो रिएक्टेंट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा भाई, जीरो होगा, क्योंकि भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 2 बनाया। अब देखो इक्वेशन 1 और 2, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन, ठीक है। तो क्या इन्हें दोनों को बराबर कह सकते हैं, ये इक्वल टू ये हम कह सकते हैं। सो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं भाई, -dA, क्योंकि भाई लेफ्ट साइड तो इक्वल हो गया, मतलब राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा, -dA/dt बराबर टू KA/0, है ना। अब इसको भाई आप ऐसे लिख सकते हो, ओनली K लिख सकते हो ना, सिर्फ के, इसका पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, 1 × K, ठीक है। अब देखना यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर -dA को रख दूं, ठीक है, dt को इधर फेंक दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, K/dt, ठीक है। अब माइनस को मिटाया, माइनस को इधर लगाया, ठीक है। अब यहाँ से कहानी होता है आपका इंटीग्रेशन, क्या होता है इंटीग्रेशन, समझ में आ गया भाई, इतना सिंपल कैलकुलेशन है। चलिए, अब यहाँ पर आपका क्या आता है, कैलकुलेशन आता है, ध्यान सुनना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाया, dA, ठीक है, d ये आपका A का कॉन्सेंट्रेशन, और इधर -K कांस्टेंट है, हम आगे लिख सकते हैं, -K आगे आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब यहाँ पर देखना dA का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, जैसे हम dx का इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं, x, ठीक, उसी तरह dA का कॉन्सेंट्रेशन भाई A का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब -K तो कांस्टेंट है, अब dt का इंटीग्रेशन क्या हम लिख सकते हैं, t, ठीक है। अब हमको यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट देना पड़ेगा, सपोज मान लो इंटीग्रेशन कांस्टेंट में I दे दिया, ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हो भाई, ठीक है, क्या दे दिया मैं, I दे दिया, तो आपको क्या मिला, A का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू -KT + I मिला। ये आपका मेन फॉर्मूला नहीं है, अब मेन फॉर्मूला है, देखना। अब यहाँ पर देखना, ध्यान सुनना, मतलब कोई आपका जो यहाँ पर जो हम रिएक्शन लिए भाई, A क्या बना, P बना, यानी प्रोडक्ट बना। अब ध्यान सुनना, अगर मैं यहाँ पर मान लूँ कि ये जो A का जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो A मतलब यहाँ पर T = 0 मान लेता हूँ, मतलब T = 0 मतलब टाइम पूरा 0 है, तो टाइम 0 में A का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा भाई, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, यानी पूरा उसका ओरिजिनल पूरा कॉन्सेंट्रेशन वही रहेगा, है ना, रिएक्टेंट ही रहेगा, है ना, तो प्रोडक्ट नहीं बना है, मतलब इसका T = 0 मतलब हम क्या कह सकते हैं, मतलब आपका जो A होगा, A का कॉन्सेंट्रेशन होगा आपका क्या होगा, इनिशियल होगा, है ना, जो कि स्टार्ट नहीं हुआ है, इनिशियल होगा। और इनिशियल को हम लिखते हैं कैसे, ऐसे A² यहाँ पर नोट देते हैं, ये आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या होता है इनिशियल, मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब टाइम इक्वल टू 0, यानी A का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा, यानी स्टार्ट ही नहीं हुआ है ना, यानी हम A0 में रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाई ठीक ऐसे यहाँ पर आपको ये लिखना है कि देखना, यहाँ पर एट टाइम T = 0, तो आपका मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A क्या हो जाएगा भाई, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ बराबर हो जाएगा, ठीक है, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। सो गाइस यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, है ना, अरे भाई इसको लिखना है तो लिख देना, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर ध्यान सुनना, अब A का कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गया, A0, तो हम बिठा देते हैं A0, ठीक है, इसके जगह पर। अब ध्यान सुनना, अब ऐसे नहीं करेंगे, पहले देखो, अब T = अगर मैं 0 ले गया तो भाई ये क्या हो जाएगा भाई, ध्यान सुनना, A ये हो जाएगा, नहीं इसको हम बिठा देते हैं, ठीक है, बिठा देते हैं। तो A का कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इक्वल टू -K × 0 हो जाएगा, आपका ये I हो जाएगा, यानी भाई आपका I = ये मिल जाएगा, यानी आपको I = कितना मिला, A का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, I = इतना मिला। अब क्या करना है भाई, ये इक्वेशन 2 था, मान लो मैं इसको इक्वेशन 3 दे दिया। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका I का वैल्यू है इक्वेशन 3 में डाल देना है, ठीक है। चलिए, ये हो गया, मिटाएंगे,
हो गया हो गया हो गया, मिटाएंगे। चलिए अब आपको क्या करना है, वैल्यू डाल दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, वैल्यू डाल दो यहाँ पर, ये आई का वैल्यू यहाँ पर डाल दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और आपका आई जगह पर ये डाल दो, तो ये माइनस के टी हो गया, प्लस आई जगह पर क्या डालेंगे हम, ए का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। अब मैंने माइनस के टी को इधर लाया, ठीक है, चलेगा, माइनस के टी को इधर ले आया, प्लस के टी हो गया। अब इक्वल टू प्लस ए इधर आएगा तो माइनस ए हो जाएगा, यानी आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस उसका ये ए का मतलब आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कहो या तो फिर रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कह सकते हो, ठीक है। मतलब डिक्रीज हो गया कितना, मतलब कितना घटा, प्रोडक्ट बनने में कितना उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ, वो कह सकते हो, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया। हमको यहाँ पर क्या चाहिए, रेट कांस्टेंट चाहिए, ठीक है। तो हमको एक प्रॉपर एक फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो आप के रख सकते हो या तो फिर टाइम रख सकते हो, कोई भी रख सकते हो। तो मैं के को रखा, के इक्वल टू टी मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी ए का मोलर कॉन्सेंट्रेशन और आप ये ए का कॉन्सेंट्रेशन, नीचे आपका टाइम हो गया। अब चाहो तो टी यहाँ पर लिख सकते हो, टी इक्वल टू ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, रेट कांस्टेंट का यूनिट। कौन सा ऑर्डर का भाई, जीरो का, जीरो ऑर्डर का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला गाइस, इसको नोट करना, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नोट कर लेना, ठीक है। पूरा समझ में आ गया, पूरा क्लियर। सॉरी यहाँ पर टी होगा ना, टी, हाँ यहाँ आप चाहो तो 1/t भी लिख सकते हो, ठीक है। अब समझ में आ गया, पूरा क्लियर। चलिए अब इसका हाफ लाइफ तो देखेंगे, लेकिन इस यहाँ पर ना थोड़ा एक ग्राफ समझ लेते हैं भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपका बनता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाया, ये जो आपका जो इक्वेशन मिला ना, आपका जो ये मिला इक्वेशन, अगर मैं ये इक्वेशन में ए का कॉन्सेंट्रेशन, सपोज मान लो आपका जो हम यहाँ पर लिखे थे रेट इक्वेशन लिखे थे ना, ऐसे कैसे लिखे थे, रेट इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हम क्या लिखे थे, माइनस नहीं के डी टी था, के ए का कॉन्सेंट्रेशन था रेट इक्वेशन के अनुसार, है ना, रेट लॉ के अनुसार। तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान सुनना, अगर मैं यहाँ पर ए का कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस मैं अगर हम यहाँ पर टाइम का रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, यानी टाइम, है ना, टाइम क्या है आपका, टाइम, ठीक है। अगर मैं ए का कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का अगर ग्राफ बनाऊंगा, ध्यान सुनना, ए का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है भाई, ये है, ए का और टाइम का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, यानी इसका ये कह सकते हो, ए का और टाइम का, तो आपका देखना ये आपका स्लोप का एक फॉर्मूला है, y = mx + c, दिख रहा है ना ऐसे। तो यहाँ पर स्लोप बनाएंगे तो क्या होगा, माइनस के है तो आपका स्लोप ऊपर से आएगा, ठीक है, इस प्रकार आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये आपका स्लोप बन गया, ठीक है। ये भी पूछ लेता है, ध्यान सुनना, अगर आपको ऐसा ग्राफ दे दिया, बोलेगा कि ये कौन सा ऑर्डर का है, तो आपको बोलना है जीरो ऑर्डर का, ठीक है। स्लोप यानी -k मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया पूरा, पूरा क्लियर। अगर मैं यहाँ पर ध्यान सुनना, ये हो गया फॉर्मूला, नोट कर लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम न्यूमेरिकल्स में डालेंगे, इसको नोट करना, मिटाएंगे। चलिए अब ध्यान से सुनना, अब अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, ध्यान सुना, अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाया, ठीक है, ग्राफ बनाया, इधर मैं कॉन्सेंट्रेशन लिया, है ना, मतलब ए का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और इधर में लिया रेट, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफ कैसे बनेगा भाई, तो जैसे कि मैं यहाँ पर बताया कि जो हमारा जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है वो आपका रेट जो होता है भाई, रेट जो होता है के ए नॉट होता है, तो रेट इक्वेशन के अनुसार, तो ए नॉट का मतलब क्या होता है भाई, 1 हो जाएगा, है ना, इसका 1 यानी के, यानी आप गौर से देखोगे तो रेट किसके साथ इक्वल आ रहा है, के के साथ। तो यहाँ पर ए का कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा रेट का, यानी भाई इसका हमारा जो ग्राफ होगा ऐसे होगा, है ना, वर्टिकल होगा, ठीक है, ऐसे होगा। मतलब कॉन्सेंट्रेशन जितना भी बढ़ाओगे रेट को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, रेट इतना ही रहेगा। कॉन्सेंट्रेशन मान लो इतना बढ़ाए तो रेट इतना ही मिलेगा, इतना बढ़ाए तो रेट इतना ही मिलेगा। कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ध्यान सुनो, क्योंकि भाई ए का तो जीरो है ना, मतलब ए का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, जीरो मतलब 1, ठीक है। तो ये सिंपल था, आपका ग्राफ पूछ सकता है भाई, आपको ऐसे दे देगा रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, तो आपको ये कौन सा ऑर्डर का है बोलने से ऐसे ग्राफ दे देगा, तो आपको बोलना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। चलिए गाइस, इतना समझ में आ गया, जो फॉर्मूला मैं आपको बताया वो नोट करना। चलिए इसका आप थोड़ा हाफ लाइफ देखते हैं, हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। पूरा क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ देखेंगे। अब हाफ लाइफ क्या होता है, ध्यान सुनना, अब देखेंगे हम हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं, हाफ लाइफ भी कहो,
हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है इसका, है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो मान लो देखो यहाँ पर ए से हमारा क्या बन रहा था, प्रोडक्ट बन रहा था। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है ना, रिएक्शन आधा कंप्लीट होता है, उसको हम हाफ लाइफ बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ए से बना क्या, प्रोडक्ट पी बना, तो ए से प्रोडक्ट जो पी बना मान लो 100 सेकेंड लगा, तो उसका हाफ लाइफ क्या होगा ना, इसका आधा। अगर रिएक्शन आधा कंप्लीट हुआ, यानी पूरा को अगर हम मान लेंगे 100% में कंप्लीट हुआ, तो आधा क्या होगा 50%। तो 50% में रेट ऑफ मतलब 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, कितना वक्त लगा, उसको हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। किसका, रिएक्शन का। समझ में आ गया। यानी 100 सेकेंड, यानी आपका 100 बाई क्या कर देना है, 2 कर देना है, यानी आपका क्या मिल जाएगा 50 सेकेंड, ठीक है। यानी आधा, मतलब रिएक्शन आधा कंप्लीट होने में उसको कितना वक्त लग रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। यानी आप इसका डेफिनेशन अगर लिखोगे कि टाइम, क्या लिखना है, टाइम इन विच द concentration of reactants to reduce one half और 50% कह सकते हैं, 1/2 और 50% of its initial concentration, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये आपका होता है, मतलब रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पर हाफ लाइफ पीरियड निकालेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, तो मैं बताया अभी जो हमारा जो रिएक्शन जो रेट कांस्टेंट जो इक्वेशन मिला हमको, इंटीग्रेटेड रेट जो इक्वेशन मिला, क्या मिला भाई, 1/t, और नीचे टी होता है, वही कहानी है। तो यहाँ पर क्या होता था, ए का कॉन्सेंट्रेशन मतलब आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ये माइनस ए जो है आपका रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, है ना, जो बचा प्रोडक्ट जो बना, जो जितना बचा उसको हम क्या बोलते हैं, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये होता है, ठीक है ना। अब इसको ऐसे लिख दो ना, ए का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, माइनस ए, ठीक है। ये मिला था ना। अब ध्यान से सुनना भाई, मतलब हाफ लाइफ पीरियड को हम टी हाफ में डिनोट करते हैं, मतलब हाफ मतलब आधा कंप्लीट होगा रिएक्शन, तो उसको कितना वक्त लगेगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो टी होगा भाई, क्या होगा, टी हाफ हो जाएगा। टी को हम टी हाफ लिख सकते हैं। और भाई ध्यान सुनना, मतलब हम डेफिनेशन क्या है, टाइम इन व्हिच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन हुआ, मतलब 50% कंप्लीट होने में उसको कितना वक्त लग रहा है ना। मतलब यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो आपका ए होगा, ए का कंसंट्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं ना, A0 यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा, वही बोला है ना, 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यानी ए का कॉन्सेंट्रेशन को हम लिख सकते हैं A0 यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाई 2, ठीक है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जितना भी उसका आधा, उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए का कॉन्सेंट्रेशन इतना लिख सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है भाई, यहाँ पर डाल दो बस। यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान सुनना। अब मैं यहाँ पर टी को इधर ले आया, तो आपको टी इधर आ गया, तो ये आपका 1/k हो गया, ठीक है। अब A0 को हम क्या लिख सकते हैं, A0 रहेगा, ठीक है। माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, A0/2 लिख सकते हैं ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, इसको मिटाएंगे। चलिए अब यहाँ पर देखना, अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे। t इक्वल टू क्या मिल जाएगा, t मतलब ये टी हाफ हो जाएगा, t तो टी हाफ के बराबर हो जाएगा ना, हाफ लाइफ देख रहे हैं, तो टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान सुनना। हम यहाँ पर ये वो आपका 1/k है, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम ले जाओ, 2 जाएगा, है ना, 2 जाएगा तो आपका 2A0 माइनस A0 बचेगा ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, t 1/2 इक्वल टू क्या मिल गया, 2A0 से एक A0 चला गया, सिर्फ बच गया A0 बाई आपका 2 × k 2k, है ना भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये हाफ लाइफ निकालने का फॉर्मूला है, किसका, जीरो ऑर्डर का। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट करना, ठीक है। 2 फॉर्मूला मिला आपका जीरो ऑर्डर, अब सवाल हम करेंगे, ठीक है। चलिए फिर हम देखेंगे फास्टर, लिख लें, इतना समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया है। 2 फॉर्मूला याद करना, पहला वाला जो बताया और ये वाला, ये हाफ लाइफ का, ठीक है। चलिए लिख लें, फिर हम सवाल करेंगे 1-2 तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पूरा क्लियर, मिटाएंगे। चलिए
तो क्या मिला आपको हाफ लाइफ का? हाफ लाइफ का क्या मिला फॉर्मूला भाई? क्या मिला आपको हाफ लाइफ का फॉर्मूला? क्या मिला हाफ लाइफ का? आपको मिला फॉर्मूला टी हाफ इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाई 2k। ठीक है, के आपका रेट कांस्टेंट है। अगर मैं यहां पर आपको पूछूं टी हाफ वर्सेस ए, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का ग्राफ कैसा होगा भाई? देखना यहाँ पर ये तो प्रोपोर्शनल है, इक्वल है, तो हम इसका ऑब्वियसली कह सकते हैं स्लोप बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? स्लोप बनेगा। किसके वर्सेस? मतलब आपका टाइम वर्सेस, मतलब हाफ लाइफ वर्सेस आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, है ना। स्लोप मतलब ए का कॉन्सेंट्रेशन जितना बढ़ेगा आपका टाइम भी उतना लगेगा। ठीक है, आप कह सकते हैं एक स्लोप बनेगा। समझ में आ गया ये आपका क्या है? स्लोप है। क्या है? स्लोप। और स्लोप किस कैसा है ना? 1/2k है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया पूरा? पूरा क्लियर? पूरा क्लियर? सवाल लेंगे, चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम सवाल करेंगे जीरो ऑर्डर से रिलेटेड सवाल करेंगे, 2-3 ठो कर लेंगे, फिर फास्ट ऑर्डर जाएंगे। ठीक है, बहुत सारा करेंगे भाई, टेंशन मत लेना। IIT का भी करेंगे, JEE का भी करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम सवाल लिख के लाए हैं, चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट सवाल, ठीक है, आपका CBSE का, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर इन ए, ठीक है, इज 0.0030, ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको पूछा है हाउ लॉन्ग will it take for the initial concentration of A to fall from 0.10 molarity to 0.075 मोलारिटी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया भाई? करेंगे सॉल्यूशन। चलिए बहुत बढ़िया है। चलिए क्या बोला है कि आपको क्या बोला है? एक रिएक्शन है, ठीक है, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन जीरो ऑर्डर, मतलब कोई भी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, उसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू इतना दे दिया है। आपको पूछा है कि हाउ लॉन्ग विल टेक, मतलब आपको कितना समय लगेगा जब आपका रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बना, मान लो ए रिएक्टेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन उसका कितना है? 0.10 मोलारिटी है। फाइनल कितना हुआ भाई? जब प्रोडक्ट बना तो उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गया, 0.75 मोलारिटी हो गया। तो आपको क्या निकालना है? आपको टाइम निकालना है। ठीक है, वही आपको पहला वाला फॉर्मूला डाल के निकाल लेना। क्या बोला है कि एक रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोल दिया, इसका रेट कांस्टेंट दे दिया। आपको क्या बोला है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का इतना, फाइनल मतलब रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन इतना है। तो आपको निकालना है कि ए से पी टाइम कितना लगा। ठीक है, यानी ए से पी जो बना तो टाइम कितना लगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला डाल देना भाई। ठीक है, तो देखना हमारा जो टी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई? 1/k। हम आपको क्या बताए थे? k इक्वल टू बताए थे ना, k इक्वल टू 1/t, और आपका होता है क्या? A0 माइनस ए करते हैं ना, ऐसे करते हैं ना। यहाँ पर भाई A0 क्या होता है मैं बता चुका हूँ। A0 क्या होता है आपका? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, मतलब रिएक्टेंट का। और ए क्या होता है भाई? ये आपका रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन जो बचा, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कैसे? रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर हमको क्या करना है? हमको टी निकाला है, तो टी को इधर फेंक देंगे। के का तो हमको वैल्यू दे दिया है, तो टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? 1/k, और ये आपका हो जाएगा A0 माइनस ए। ठीक है, अब भाई टी का वैल्यू हमको कितना दिया है? नहीं दिया है ना, टी हम निकालना है। तो के का वैल्यू दे दिया आपको कितना? के का वैल्यू कितना दिया है? 0.0030 मोल पर लीटर पर सेकेंड दे दिया। ठीक है, और यहाँ पर देखना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है आपका? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.10 मोलारिटी, और आपका ए दे दिया रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितना? 0.075
मोलारिटी। तो भाई कुछ नहीं, डाल दो वैल्यू सब, ठीक है। तो भाई आपको T इक्वल टू मिल जाएगा कितना 1/K, K का वैल्यू कितना है 0.0030, ठीक है। अब यूनिट को छोड़ दो, T जगह पर डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, सेकंड लिख देना है। क्या लिखना है, सेकंड, क्योंकि भाई यहाँ पर सेकंड में ही दिया है ना, जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है, सॉरी आपका जो रेट कांस्टेंट का यूनिट दे दिया सेकंड में दिया, सेकंड में मिलेगा, ठीक है। आप चाहो तो लिख सकते हो यूनिट, मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, A नॉट कितना है भाई 0.10, ठीक है। अब -0.075, ठीक है, समझ में आ गया पूरा। वैल्यू डालें कुछ नहीं। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो T का वैल्यू कितना मिलता है 8.3 सेकंड। बाकी का आप कर सकते हो, ठीक है। सिंपल आपको समझा दिया, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना सिखा दिया। अब आप यहाँ पर कैलकुलेट से माइनस करोगे भाई, जो होगा इसे डिवाइड करोगे तो T मिल जाएगा 8.3 सेकंड, ठीक है। चलिए और एक तो हम सवाल लेते हैं, चलिए इतना लिख लें फटाफट। चलिए और एक तो सवाल लेंगे, फिर हम फास्ट देखेंगे, फिर और भी आएगा बहुत सारे सवाल, टेंशन मत लेना। फिर फास्ट ऑर्डर का देखेंगे, फिर दोनों को मिला के हम सवाल लेंगे। हो गया, मिटाएंगे। चलिए और एक तो हम सवाल ले जाते हैं। चलिए लिखिए, द डिकम्पोजिशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2, द डिकम्पोजिशन ऑफ एमोनिया, ये जो अभी बताया ना वो आपका 2010 CBSE में आया था, है ना, नोट करना। NH3 ऑन प्लाटिनम, PT लिख दे रहा हूँ, प्लाटिनम सरफेस आपको दे दिया, कितना रिएक्शन देखना, रिएक्शन दे दिया 2NH3 गैसेस फॉर्म में है, प्लस यहाँ पर प्लाटिनम दिया गया है PT, ठीक है। तो मिला आपका नाइट्रोजन गैस प्लस 3 हाइड्रोजन गैस मिला, ठीक है। इज जीरो ऑर्डर बोल दिया, ये कहा आपका जीरो ऑर्डर, इज जीरो ऑर्डर, मतलब जीरो ऑर्डर बोल दिया है भाई, जीरो ऑर्डर विथ आपको K का वैल्यू भी दे दिया 2.5 × 10⁻⁻⁴ मोल पर सेकंड, सॉरी मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। आपको बोला है व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑफ N2 एंड H2, ठीक है भाई। बहुत ही आसान सवाल है, दिमाग थोड़ा लगाओ। द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लैटिनम सरफेस, आपको बोल दिया है कि ये आपका डिकम्पोजिशन है NH3 का, ये आपका क्या है, एक रिएक्शन दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लैटिनम सरफेस दिया गया है, तो आपका ये बोल दिया है कि आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। आपको वो रेट कांस्टेंट का वैल्यू इतना दे दिया है, आपको बोलना है कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, मतलब N2 जो बन रहा है, N2 कहाँ पर है भाई, ये वाला N2 जो बन रहा है, प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन हो रहा है उसका रेट निकालना है, और H2 का रेट यानी हाइड्रोजन का, दोनों का रेट निकालना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है भाई, इसको थोड़ा हम समझते हैं। देखो ये आपका बोल दिया कि जीरो ऑर्डर, और जीरो ऑर्डर क्या होता है, जीरो ऑर्डर का रेट बराबर K होता है, ठीक है, आप जानते हो। चलिए, और K का वैल्यू कितना दे दिया 2.5 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर पूछूंगा रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, मैं बता चुका हूँ रेट जो होता है K के साथ बराबर होता है, तो K जितना होगा N2 का भी वही होगा रेट, और H2 का भी वही होगा, बस आपको स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। यानी रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हम देखेंगे N2, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dN2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म में, है ना, बाई dt ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इसका ये बराबर किसके साथ होता है भाई, ये बराबर रेट होता है भाई। अरे रेट ऑफ प्रोडक्शन N2, इसका मतलब क्या होता है, जो आपका रेट जो है K के साथ इक्वल है, रेट K के साथ इक्वल है, मतलब N2 का रेट भी आपका K के साथ इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा, K का डायरेक्ट यहाँ पर लिख दूंगा 2.5 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये सब जानते हो, ठीक है। अब ठीक उसी तरह रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 देखेंगे तो भाई क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पर देखना 3 है स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो 1/3 नहीं करेंगे हम इसको क्या लिख सकते हैं DH2 ऐसे लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म में DT। और भाई आगे क्या है 3 है, तो 3 को बस मल्टीप्लाई कर देना, इसका कॉन्सेंट्रेशन तो ये इसका कॉन्सेंट्रेशन इसका जो रेट है H2 का ये N2 के साथ बराबर होगा, क्योंकि भाई हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म में क्या लिखते हैं भाई, ये सब इक्वल होता है, dNH3/dt इक्वल टू ये ऐसे ऐसे लिखते हैं ना, पता है, तो सब आपस में इक्वल होते हैं। तो भाई ठीक इसी तरह यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 इंटू क्या होगा 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी मल्टीप्लाई कर दोगे तो भाई आपका हो जाएगा 7 है ना 7.5 इंटू 10⁻⁻4 आपका हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है ना भाई, समझ में आ गया पूरा क्लियर। लिख लें अब हम फास्ट, टेंशन मत लेना, बहुत सारा सवाल करेंगे, ठीक है, इतना लिख लें, फिर हम जाएंगे फास्ट ऑर्डर। अभी दिख रहा है ना, चेक कर लेते हैं भाई, दिख रहा है, बहुत बढ़िया, चलिए हो गया। अब हम जीरो ऑर्डर देखते हैं, मिटाएंगे, चलिए अब जीरो ऑर्डर बोलते हैं, सॉरी, आपका फर्स्ट ऑर्डर देखेंगे, ठीक है। तो भाई नोट करना, फॉर्मूला सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सब सवाल में यूज करेंगे। चलिए अब हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है, और रेट लॉ मेथड का जो भी कहो, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम देख रहे हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे अब फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है। अब जैसे बोल दिया फर्स्ट ऑर्डर मतलब जो आपका रिएक्टेंट होगा वो प्रोडक्ट, मान लो सपोज मैं यहाँ पर एक रिएक्शन लिख दिया, तो अगर मैं यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म में, तो क्या लिख सकता हूँ -dR/dt लिख सकता हूँ, और बराबर टू dP/dt भी लिख सकता हूँ। क्या मैं रेट को ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं इक्वेशन 1 बनाया, ठीक उसी तरह रेट और रेट ऑफ रिएक्शन में लिख देता हूँ, है ना। अब चाहो तो रेट भी लिख सकते हो, को अगर रेट लॉ में लिखेंगे तो K लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे भाई, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ऐसे लिखते हैं, ये आपका इक्वेशन 2 में बना दिया, ठीक है। अब ये दोनों रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल है, तो ये दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं, वही प्रोसीजर है भाई, ठीक है। इतना दूर समझ में आया, क्लियर। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, R को इधर लाया, dt को इधर फेंका, माइनस को फेंका, R इधर आ गया, यानी आपका dR/R हो गया, dt को फेंका इधर, माइनस को फेंका, यानी -kdt हो गया, ठीक है। अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाया, ठीक है, माइनस के कांस्टेंट आगे रख दिया। अब भाई मुझे बताओ dR/R यानी dx/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x लिखते हो ना, यहाँ पर dR/R को हम क्या लिख सकते हैं, ln r, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, -kdt का इंटीग्रेशन t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट k दे दिया, ठीक है ना भाई, समझ में आया पूरा, इतना दूर तक पूरा समझ में आ गया, पूरा क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान सुनना, वही कहानी, एट टाइम t इक्वल टू अगर हम 0 मान लेंगे, मतलब रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, रिएक्शन आपका इनिशियल में है, ठीक है, यानी आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन को आप क्या कह सकते हो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में है, यानी R0, ठीक है। अब भाई वही करना है, वैल्यू डाल दो, तो आपका ln R, ठीक है, ln R, रुक जाओ, ln R, ठीक है। अब देखना R बराबर तो R0 होता है, तो R जगह पर हम क्या लिख सकते हैं भाई, R जगह पर क्या लिख सकते हैं, R0 इक्वल टू, ध्यान सुनना, -kT है, यानी -k × 0 होगा, t 0 है ना, और I का वैल्यू हमको निकालना है, I को रख दिया। अब भाई 0 हो गया, तो I बराबर टू क्या मिल गया आपको, ln R का कॉन्सेंट्रेशन, समझ में आ गया भाई इतना। अब क्या करना है, I का वैल्यू इक्वेशन 3 में डाल दो, ठीक है, तो I का वैल्यू तो क्या मिलेगा, ln R, ओके। अब इक्वल टू -kT प्लस I का वैल्यू आपका ln R का नॉट, समझ में आ गया पूरा, बहुत बढ़िया।
अब माइनस के टी को इधर फेंक दिया, प्लस के टी हो गया, प्लस को उधर फेंका माइनस हो जाएगा, तो आगे रख देते हैं आर नॉट, फिर माइनस लॉन आर। इतना दूर तक समझ में आया? क्या आपको एक फॉर्मूला याद है? लॉन एम बाई एन का फॉर्मूला होता है लॉन एम माइनस लॉन एन, होता है ना। तो भाई लॉन एम माइनस लॉन एन को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं लॉन एम ये है, एन ये है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉन आर नॉट बाई आर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखना हमको क्या निकालना है, जो भी के आप के निकाल सकते हो, टी भी निकाल सकते हो। ठीक है, मैं के को रखा, टी मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो गया 1/t। ठीक है ना भाई, समझ में आ रहा है? पूरा क्लियर, सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे हम लॉन आर का कॉन्सेंट्रेशन बाई आर का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब आपको पता है कि जो लॉन होता है, लॉन से आप अगर लॉग जाओगे भाई, लॉन से अगर आप लॉग, लॉन बराबर टू लॉग नहीं होता है भाई। कब होता है? जब हम यहाँ पर एक क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं 2.303, तब आपको लॉग मिलता है, लॉन को लॉग में कन्वर्ट करने का। ठीक है, ऐसे होता है, कहानी पता है आपको ना। और यहाँ पर ध्यान देना, ये लॉन आपका बेस ई होता है, यहाँ पर बेस 10 होता है। ठीक है, और ये चीज़ नोट करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, जो यहाँ पर न्यूमेरिकल्स बनता है वो आपका लॉग ई का वैल्यू डाल देते हैं, बेस ई का नहीं, आपको लॉग 10 का, बेस 10 का ही, लॉग 2 का, लॉग 3 का ये सब वैल्यू डालना है, बेस 10 का। ध्यान सुनना। अब यहाँ पर सुनना, अब यहाँ पर लॉन से अगर लॉग लाएंगे तो भाई हम 2.303 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दिया तो लॉन बन गया भाई लॉग। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया आपका आर नॉट बाई, यहाँ पर हो गया आर। समझ में आ गया? तो भाई क्या आपको मिला के का फॉर्मूला 2.303 बाई टी इंटू लॉग आपका आर नॉट बाई क्या मिला? आर मिला। तो भाई आप चाहो तो ये फॉर्मूला डाल सकते हो, और एक ठो मस्त वाला फॉर्मूला है भाई, वो आप डाल सकते हो। ठीक है, अब आर नॉट क्या है? आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और आर क्या है? रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, है ना, मतलब प्रोडक्ट बनने के बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ। ठीक है, चलिए इतना, ये फॉर्मूला आप नोट कर सकते हो, या तो फिर इसको जो आप किताब में लिखा है वो भी आप नोट कर सकते हो, मैं बताऊंगा, रुक जाओ, लिख लें, दिख रहा है, लिख लें, बहुत बढ़िया। चलिए इसको मिटाया। चलिए अब यहां पर ध्यान से सुनना, इसको मिटाया, इसको भी मिटाया, ठीक है। ये फॉर्मूला आप नोट कर सकते हो, या तो फिर और एक भी कर सकते हो। देखना मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, आर नॉट जो है, आर नॉट मतलब क्या? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जो आपका रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बना, इसका आर का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को ए मान लिया। कितना भाई? आर नॉट ढो के फिर हो गया। ठीक है, तो आप आर नॉट का मतलब समझ लेना, ए मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और आर का मतलब हम क्या करेंगे, मतलब जब कुछ टाइम में प्रोडक्ट बना, कुछ भी टाइम, टाइम टी में जो प्रोडक्ट बना, वो टाइम का मतलब रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन क्या मान लेता हूं मैं? ए माइनस एक्स मान लेता हूं। ए माइनस एक्स क्या होता है? एक्स क्या होता है भाई? मतलब कितना डिक्रीज किया रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बना, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना डिक्रीज करा, वो आपका एक्स होता है। ठीक है, यानी आपका ए माइनस, ये आपका क्या होता है भाई? इनिशियल होता है कॉन्सेंट्रेशन, और आपका ये फाइनल कह सकते हो, और रिमेनिंग दिख रहा है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आ रहा होगा ना? ठीक है ना भाई, समझ में आ गया पूरा? चलिए तो भाई ठीक, इसको थोड़ा मॉडिफाई किया मैं, k बराबर टू लिखा 2.303 बाई टी लिखा, और यहाँ पर लॉग, ऊपर हो गया a, नीचे हो गया a माइनस एक्स। ठीक, तो ये फॉर्मूला आसान होता है भाई, अप्लाई करने में भी आसान होता है, तो इसको नोट करना, इसको भी नोट कर लो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। ठीक है, अब देखना भाई, अगर यहां से एक ग्राफ पूछ लिया आपको कि के, ध्यान सुना, के
यानी रेट कांस्टेंट नहीं, ऐसे नहीं पूछा, टी पूछा। टाइम वर्सेस अगर इसका log r0 बाई आर का ग्राफ बनाओ तो क्या होगा भाई? तो क्या मैं ये t को मिटा सकता हूं और यहां पर k लिख सकता हूं, इसको मिटाया t लिख सकता हूं। तो यहां पर गौर से देखना t प्रोपोर्शनल है किसके साथ? इसके साथ। तो भाई अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये भी स्लोप आएगा, ये आपका t वर्सेस ये आपका log r0 और ये r, अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो स्लोप बनेगा। ठीक है, इस प्रकार बनेगा। ठीक है ना भाई, ये आपका होता है k बाई 2.303। ठीक है, चलिए इतना समझ में आएगा, ये फॉर्मूला नोट करना भाई। चलिए इसका थोड़ा हाफ लाइफ देख लेते हैं, वही कहानी है। ठीक है, समझ में आ गया भाई, ये हम बहुत अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको नहीं, वही तो सेम कहानी है लेकिन इसको हम ज़्यादा अप्लाई करेंगे। चलिए अब हम इसका थोड़ा हाफ लाइफ देख लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ। वैसे आपका सेकेंड ऑर्डर भी होता है भाई, सेकेंड ऑर्डर का भी रेट इक्वेशन होता है, बट अब आप जब आगे पढ़ोगे ना, बीएससी करोगे तब आपको समझ में आएगा, वो आपका कोर्स में नहीं है। चलिए चलिए इसका हाफ लाइफ देखते हैं, है ना, हाफ लाइफ पीरियड देखते हैं। तो हाफ लाइफ जैसे मैं बताया टी क्या हो जाएगा आपका, टी हाफ, वही कहानी है। और आपका जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जो मतलब जो आपका आर का कॉन्सेंट्रेशन हो, आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यानी आर नॉट बाई क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा, वही कहानी है। ठीक है, तो आपको जो फॉर्मूला मिला भाई, जो फॉर्मूला आपको मिला यहाँ पर जो बताया था, क्या मिला था वो आपका T इक्वल टू, और K इक्वल टू कह सकते हो, चलो K लिख देते हैं। K इक्वल टू क्या था भाई, क्या था मैं भी भूल गया, 2.303 बाई क्या होता है T, और यहाँ पर होता है log R0 बाई R, ये था। ठीक है, अब टाइम को मिटाया, टाइम को इधर लाया और K को इधर लाया, और टाइम आपका हाफ है, हाफ टाइम देख रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, T हाफ इक्वल टू 2.303 बाई K लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, log लिख दिया, और यहाँ पर अब हाँ log R0 रहेगा। ठीक है, R का कॉन्सेंट्रेशन को हम लिख सकते हैं ऐसे R0 बाई 2। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं बताएं, पहले लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। अब इसको फेंका उधर, है ना, तो भाई आपका हो जाएगा T हाफ इक्वल टू 2.303 बाई K। अब 2 को ये कट गया भाई, 2 ऊपर आ जाएगा यानी log 2, है ना। तो T हाफ का वैल्यू 2.303 बाई क्या होगा, K होगा, इंटू log 2 का वैल्यू तो 0.301 होता तो, हाँ वेरी गुड, 0.301। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो T हाफ का वैल्यू मिलेगा, यानी हाफ लाइफ, यानी 50% कंप्लीट होगा रिएक्शन, तो कितना वक्त लगेगा का फॉर्मूला क्या है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भाई, 0.693, कितना आता है ना भाई, मल्टीप्लाई करो ना, 0.693 बाई क्या आएगा की। तो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नोट करना, स्टार में मार देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। 0.693 बाई के, मतलब अगर फर्स्ट ऑर्डर आपको रिएक्शन दिया है और उसका अगर आपको टाइम निकालना है, यानी 50% अगर आधा कंप्लीट हुआ है रिएक्शन तो कितना टाइम लगा है, ये फॉर्मूला डालना है। ठीक है, सवाल करेंगे, इतना हो गया, क्लियर हो गया, पूरा क्लियर। यहाँ पर जो देखना भाई, log 2 का वैल्यू हम क्या डालें, 0.301, और ये जो वैल्यू है भाई ये आपका log बेस 10 के, बेस 10 का, तो बेस 10 हम नहीं दिखाते हैं, है ना, तो ध्यान सुनो, ये log ही का नहीं है, log 10 का है, log बेस 10 का है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका सवाल में बहुत सारा लोगारिथम, log का वैल्यू आपको, लोगारिथम का वैल्यू आपको याद होना बहुत जरूरी है, बेसिक सब। ठीक है, तो थोड़ा नोट कर लो भाई, तब आपका न्यूमेरिकल स्ट्रांग होगा। जैसे भाई आपका अगर क्वेश्चन में मिल गया कि log 10 का वैल्यू मतलब आपको 1 लिखना है, यहाँ पर बेस भी 10 होते हैं, बेस हम नहीं दिखाते, समझना है आपको, बेस 10 है। अब जैसे log 2 का होता है 0.301 और log आपका 3 का होता है 0. कितना होता है भाई, मैं भी भूल गया, 0.477 होता है ना, 0.477। और एक तो बस याद कर लेना log 5 का वैल्यू 0.6989, और ये लगभग आपका होता है
0.699 कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका चार्ट हो, अगर ये लॉग का वैल्यू आपको याद हो गया ना तो आप सब नंबर कर सकते हैं, क्योंकि भाई अगर log 3 दे दिया, अगर 9 भी दे दिया तो अभी आप कर सकते हैं, ठीक है। log 7 का तो नहीं आता है, उतना तक नहीं आता है, log 5 तक आता है, ठीक है। इतना हो गया भाई। चलिए अगर आप log 4 दे दिया तो 4 को 2 का पावर 2 कर सकते हो, 2 को फेंक सकते हो तो फिर log 2 × 2 कर सकते हो। चलिए सवाल करेंगे। चलिए हो गया इतना समझ में, ये इसको नोट करना भाई। अब देखना इसके बेसिस पे एक हम सवाल पहले देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है? 0.693/K। K क्या होता है? रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब हमारा कॉन्सेप्ट नहीं आएगा भाई, अब हम सब न्यूमेरिकल्स करेंगे। जितना भी हम कॉन्सेप्ट सीखे, हम फॉर्मूले बताए, सब इसको रख देते हैं, ठीक है। नहीं मिटा देता हूं इसको। चलिए समझ में आ गया सब कुछ। अब हम सवाल करेंगे। चलिए एक एक सवाल हम लेते हैं भाई, बहुत ही खास वाला है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, इज found to have a rate कांस्टेंट K का वैल्यू दे दिया भाई 5.5 × 10⁻⁻14 पर सेकेंड। पर सेकेंड मतलब आप समझ आ रहे हो, पर सेकेंड किसका यूनिट है भाई? फर्स्ट ऑर्डर का। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन में भी बोल दिया फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है। फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। बहुत ही आसान है, यानी ये जो रिएक्शन का, आपको कोई भी रिएक्शन है भाई आपका फर्स्ट ऑर्डर बोल दिया है, ठीक है। कोई भी रिएक्शन आपका ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का वैल्यू कितना दिया है? 5.5 × 10⁻⁻14 पर सेकेंड। तो आपको क्या निकालना है? हाफ टाइम निकालना है ना, हाफ लाइफ निकालना है। यहाँ टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है? 0. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अभी बताया 693/K होता है भाई, डिवाइड कर दो तो 0.693/K का वैल्यू 5.5 × 10⁻⁻14। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आएगा 1.26 × 10⁻⁻13 पर सेकेंड। सेकेंड, ओनली सेकेंड, ठीक है। सेकेंड में सेकेंड, ठीक है भाई। समझ में आ गया पूरा क्लियर। चलिए अब हम एक एक सवाल, हार्ड वाला सवाल देंगे, ठीक है, अच्छा वाला। चलिए इतना दूर हो गया, अब हम करते हैं नेक्स्ट। हो गया, मिटाएंगे। चलिए अब हम अच्छा वाला सवाल लेंगे। बहुत सारा सवाल है भाई, टेंशन मत लो, बहुत सारा सवाल है, सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बस लिखना है भाई, लिखना पड़ रहा है बहुत सारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5, द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 in the first order बोल दिया रिएक्शन N2O5 से आपका रिएक्शन दे दिया 2NO3 गैसियस फॉर्म में है, प्लस आपका हाफ O दे दिया है, ठीक है। वाज 1.24 × 10⁻⁻2 मोल पर लीटर एट 318 केल्विन, ठीक है। अब बोला है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर, ध्यान सुनना, आफ्टर, ये आर है भाई, है, आफ्टर 60 मिनट, was 0.20 × 10⁻⁻2 पर मोल, ठीक है।
अब आपको बोला है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट 31.8 केल्विन, 31 की जो भी है, ठीक है। आपको बहुत ही आसान है, वही टेम्परेचर में आपको क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट निकाल। क्या बोला पहले समझ जाओ क्वेश्चन कि इनिशियल कौन से आपका एक रिएक्शन है, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भाई कितना दिया है, आप ध्यान सुनना, 1.24 × 10⁻² मोल पर लीटर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का है, और इतना टेम्परेचर में, छोड़ो टेम्परेचर को। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 मतलब आपका N2O5 वही N2O5 का 60 मिनट में कॉन्सेंट्रेशन घट गया 0.20 इतना, ठीक है। मोल इनवर्स मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर होगा, मोल पर लीटर, ठीक है, इतना। तो आपको क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है ये रिएक्शन का, ठीक है। समझ में आया क्या बोला है कि ये आपका फास्ट रिएक्शन है, इसका जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतना है और 60 मिनट के बाद कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होके इतना हो गया, तो आपको निकालना है रेट कांस्टेंट। तो भाई आसान है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर बोल दिया, तो हमारा ए मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है, ए का कितना बोला है, ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1.24 × 10⁻² फॉर्मूला डालेंगे वही वाला, मोल पर लीटर, ठीक है। और a - x मतलब 60 मिनट में, हाँ, जब टाइम क्या हो गया भाई, 60 हो गया, टाइम जब 60 हो गया तो डिक्रीज कर गया, यानी a - x रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितना बोला है, 0.20 × 10⁻² मोल पर लीटर, ठीक है। अब भाई हम जानते हैं हमको क्या निकाला, रेट कांस्टेंट फास्ट रिएक्शन का इंटीग्रेटेड फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेटेड क्या होता है, अभी बताया क्या होता है, 2.303 बाई क्या होता है, t इंटू लॉग आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाई रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन होता है। चलिए अब 2.303 बाई आपका t, टाइम 60 मिनट दिया है तो 60 मिनट लिख देंगे, और लॉग ये आपका क्या है, लॉग इनिशियल कितना दिया है भाई आपका 1.24 × 10⁻², ठीक है। अब k बोला है तो k आपको क्या मिलेगा भाई, कौन सा यूनिट में मिलेगा, फास्ट ऑर्डर मतलब पर सेकंड में ही मिलेगा भाई, है ना। आप आंख बंद करके लिख सकते हो, डिवाइडेड, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। लॉग a - x, अब a - x क्या है, 0.20 × 10⁻², तो ये काट दो, ठीक है। तो मिलेगा आपको 2.303/60 इंटू लॉग, अब 1.24 बाई 0.20 कितना आएगा भाई, लॉग आपका 6.2 समथिंग आएगा, ठीक है। अब इसका आप लॉग निकाल के आप कर सकते हो, तो आपको डायरेक्ट मिलेगा 0.0304, आगे का भाई आपका काम है, ठीक है। इतना मिनट नहीं बोला, यहाँ पर सेकंड में दिया है भाई, सेकंड में मिलेगा पर सेकंड, ठीक है। समझ में आ गया पूरा, 60 मिनट बोला है ना भाई, मिनट में है ना, तो मिनट में मिलेगा पर मिनट, ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया पूरा, क्योंकि भाई फास्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है पर सेकंड, अगर मिनट में दिया है यहाँ पर तो पर मिनट होगा, है ना, आवर में देता तो पर आवर होता। चलिए हो गया, चलिए अब नेक्स्ट हम सवाल लेंगे, बढ़िया वाला सवाल, ठीक है, बोर्ड में भी पूछता है और आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। चलिए हो गया, नेक्स्ट सवाल, चलिए नेक्स्ट सवाल हम करेंगे, दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत खास है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% है ना, 20% कंप्लीट, इस टाइप का सवाल बोर्ड में बनता है। कंप्लीट इन 10 मिनट आपको बोला है कि कैलकुलेट द टाइम, दिख रहा है पूरा, बहुत बढ़िया दिख रहा है। कैलकुलेट द टाइम फॉर
for the complete of 75% of the reaction of the, ठीक है, क्या बोला है पहले समझ जाओ इसको, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो कि 20% कंप्लीट होता है कितना मिनट में, 10 मिनट में। तो आपको निकालना है कि 75% अगर कंप्लीट होता है वही रिएक्शन तो आपको कितना वक्त लगेगा। समझ में आ गया क्या बोला है? 10 मिनट में अगर कोई एक फर्स्ट रिएक्शन 20% कंप्लीट होता है तो 75% में कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने में, ठीक है। ध्यान सुनना, एक फास्ट ऑर्डर रिएक्शन है भाई, ठीक है। क्या बोला है कि यहाँ पर 2 केस बनेगा भाई। सबसे पहला केस, फर्स्ट केस जो आपका होगा, फर्स्ट केस क्या होगा कि अगर 20% कंप्लीट हो रहा है कितना मिनट में, 10 मिनट में, यानी टाइम जब 10 मिनट में जो कंप्लीट कितना हो रहा है 20%। तो भाई यहाँ पर मान लेते हैं जो आपका रिएक्शन जो कंप्लीट होता है 100% में, तो A मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, A का मतलब रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते हैं क्या 100 होगा ना भाई, 100% मान लेते हैं। तो यानी जो 20% कंप्लीट होने में कितना वक्त लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है। यानी रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या होगा, A माइनस A क्या होगा, 100 से हम क्या करेंगे 20 को माइनस कर देंगे, है ना, यानी आपका 80% मिलेगा, यानी रिमेनिंग कंसंट्रेशन ये मिल रहा है। तो यहाँ पर भाई आपका रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला डाल देना, 2.303 बाई क्या लिखेंगे टी भाई कितना है, छोड़ो बाद में करेंगे। यहाँ पर लॉग, यहाँ पर A का इनिशियल कंसंट्रेशन आपका 100, अरे भाई A बाई क्या लिखते हैं हम, A माइनस एक्स, तो अब करो 2.303 बाई क्या होगा, ये आपका T 10 है, और यहाँ पर रुक जाओ, लॉग 100/80, ठीक है। अब मैं इसको इक्वेशन 1 बनाया, ठीक है, अब मैं बताऊंगा धीरे धीरे, इसको इक्वेशन 1 बनाओ। अब भाई सेकंड केस क्या होगा, ध्यान सुनो। अब सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में टाइम आपको पूछा है, टाइम कितना बोला है, आपको बोल दिया है कि कितना परसेंट में आपको निकालना, 75% में, यानी टोटल हम इनिशियल को मान लेते हैं कितना 100% मान लेते हैं, तो 75% का निकालना है, यानी A माइनस एक्स को हम क्या करेंगे 100 माइनस 75 कर देंगे, यानी आपका होगा 25, है ना, 25%, यानी रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा भाई 25% होगा ना भाई, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 25% होगा। अगर 75% कंप्लीट हो रहा है तो रिमेनिंग जो बचेगा उसका 25% होगा। अब यहाँ पर वही डालेंगे K इक्वल टू क्या होगा 2.303 बाई टी आपको निकालना है ना, टी आपको निकालना है भाई, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, टी आपको निकालना है ना, नहीं आपको, हाँ टी निकालना है, के को इधर फेंक देते हैं नहीं तो चलेगा। आपको यहाँ पर क्या बोला था, टी का 10, नहीं तो इसको ऐसे करते हैं ना, इसको ना हम ऐसे करते हैं, टी का वैल्यू हम अभी नहीं डालेंगे, ठीक है, ये टी का हम इधर फेंक देते हैं, ठीक है, टी को इधर फेंक देते हैं, टी को इधर फेंक देते हैं, तो आपका ये हो जाएगा के यहाँ पर रख देते हैं, टी को इधर दे देते हैं, और ये जो टाइम लग रहा है कितना टाइम में कितना परसेंट में भाई ये आपका 20%, यानी टी 20% में टाइम लग रहा है इतना, ठीक है। अब बाद में डाला टी 20% का टाइम आपको क्या बोल दिया है कि 10 मिनट, वो बाद में हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी कहानी टी को मैं इधर ले आया, यहाँ पर 75% का हम देख रहे हैं टाइम, ठीक है, तो यहाँ पर आपका के हो जाएगा, ठीक है, के ये आपका क्या हो जाएगा लॉग इनिशियल है 100 और ये 25 रिमेनिंग, ठीक है। अब मैं इसको इक्वेशन 2 बनाया। अब क्या करना है भाई, सिंपली इक्वेशन 2 को डिवाइड करना इक्वेशन 1 में, यानी आपका इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 करना है, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, 2 क्या है भाई टी 75% बाई टी 20% डिवाइड कर देने, अरे भाई वो डिवाइडेड बाई ये, यानी यहाँ पर भी होगा भाई 2.303 लॉग 100/25 डिवाइडेड बाई क्या हुआ, के है भाई, यहाँ पर के है, ये बाई के है, ठीक है।
अब यहाँ पर नीचे ये भी है 2.303/k, ये आपका log 100/75 ना, ये 80। ठीक है, अब भाई गौर से देखना, ये कट गया। ठीक है, अब मैं इसको मिटाया, बहुत ही आसान सवाल है, इसको मिटाया। अब ध्यान सुनना, यानी आपका t 75% का हमको निकालना टाइम, तो t टाइम कितना दिया है भाई, 20% का 10 मिनट दिया है, तो 10 लिख दिया, इक्वल टू यहाँ पर होगा, कट गया, यहाँ पर बच गया log 4 हो जाएगा भाई, 25 गुना 4 है ना, 100 होता है 4, और ये भी कट गया 2 इंटू 5 5/4, यानी आपका log 5/4, और log 5/4 को हम log 5 माइनस log 4 कर सकते हैं ना भाई। चलिए अब इसको हम मिटाएंगे। अब log ये 10 को इधर ले आते हैं, तो इधर बचेगा 10 75% इक्वल टू क्या हो, 10 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इंटू log 4 का वैल्यू आप कर सकते हो ना। अरे log 4 को आप 4 को ऐसे लिख सकते हो 2 का पावर 2, अब 2 को आप आगे ले सकते हो 2 इंटू log 2 है ना, और नीचे log 5 माइनस log 4, log 5 माइनस 0 पॉइंट मैं लिख देता हूँ, मैं आगे से लिख देता हूँ, माइनस करना है, log 5 का वैल्यू डालना है, log 4 का वैल्यू डालना है, तो 0 पॉइंट आपका आएगा 0969। ठीक है, 0.0969। ठीक है, अब log ये तो आप कर सकते हो ना। चलिए अभी आपका 10 हो गया इंटू log 2 का वैल्यू तो आता है 0.301, कर सकते हो 0.0969, यहाँ पर भी log जो 4 है उसको 2 का पावर 2 कर सकते हो। 10 इंटू क्या होगा भाई आपका 0.6021 होगा, और नीचे 0.0969 होगा, है ना। अब भाई साहब को यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा 62.14 मिनट, है ना, यानी आपको क्या मिलेगा भाई 75% अगर रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है तो उसको कितना वक्त लग रहा है 62.14 मिनट। समझ में आ गया भाई, बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल करेंगे। चलिए अब एक आईआईटी का सवाल ले देते हैं 2003 का। हो गया इतना, मिटाएंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब हम देखेंगे और एक सवाल आईआईटी का। चलिए आईआईटी का देख लेते हैं भाई, जितना भी क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द concentration of reactant, the concentration of reactants decreases from 800 mole per cubic decimeter to 50 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है, इन 2 × 10⁴ सेकेंड, ठीक है। द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एज, आपको रेट कांस्टेंट निकालना है। ऑप्शन दे दिया भाई, सबसे पहला ऑप्शन दे दिया 2 × 10⁻⁴, बी का दे दिया आपका ऑप्शन 3.45 × 10⁻⁵, और सी का दे दिया है 1.386, और डी का दे दिया भाई 2 × 10⁻⁴, ठीक है। अब भाई आपको यहाँ पर बताना है कितना होगा, है ना, कर सकते हो। ये आपका IIT 2003 में आया था,
ठीक है, बहुत पीछे का है। चलिए करके देखते हैं भाई। वही है, कहानी बहुत ही आसान है, वही फॉर्मूला सिंपल डालना है। रेट कांस्टेंट का भाई फॉर्मूला वही आपका 2.303 बाई क्या करना है आपका, टी करना है ना। कितना बोला है भाई, इतना टी, लॉग क्या करते ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। भाई दिख रहा है साफ साफ आपको 2.303 बाई टी, टाइम कितना बोला है, इतना सेकेंड, 2 × 10⁴ सेकेंड, यूनिट को छोड़ो है ना। लास्ट में के का फर्स्ट ऑर्डर का पर सेकेंड होता है, पर सेकेंड लिख देना है। ठीक है, इतना दूर समझ में आ गया पूरा। ठीक है, अब देखना लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। भाई यहाँ पर आपको समझ में, पहला था 800 था, डिक्रीज होके 500 हुआ, यानी इनिशियल आपका 800 है और ये आपका 500 नहीं है, 50 है ना। अब एक एक जीरो काट दो, 80 बाई यानी 5 × 16 होगा है ना। 2.303 बाई 2 × 10⁴ आपका लॉग 16 होगा। 16 को ऐसे में लिख सकता हूँ 4 का पावर और 2 का पावर क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 2 × 4 ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 का पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 लिख सकते हैं हम। तो 2 का पावर इसको हम लिख सकते हैं 4। ठीक है, अब 2.303 बाई 2 × 10⁴। अब ध्यान सुनना, 4 आगे आ गया और log 2 का वैल्यू क्या, 4 को आगे ले सकते हैं ना, लॉगरिथम पड़े और 4 को आगे ले, log 2 का वैल्यू डाल देना 0.301। अब भाई सबको पूरा कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा लगभग 1.386 पर सेकेंड मिलेगा लगभग। ठीक है, 1.386387389 ऐसे भी हो सकता है भाई, आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा बहुत नहीं चलता है। तो आपको अप्रोक्स ढूंढना है यहाँ पर कहाँ है, ये है ना 1.386, तो आपका आंसर इतना मिलेगा। ठीक है भाई, समझ में आएगा। IIT 2003 में मिला था, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए अब हम नेक्स्ट जाते हैं। चलिए लास्ट सवाल करते हैं, दिख रहा है ना, लास्ट सवाल करेंगे IIT का। ठीक है, लास्ट सवाल करेंगे IIT भाई 2008 का कर लेते हैं, इसको मिटाएंगे। चलिए लास्ट सवाल IIT का 2008 का कर लेते हैं। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा भाई, कोई भी सवाल आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द सेम रिएक्शन, क्या बोला है, अंडर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, अंडर द सेम reaction condition, initial concentration of 1.386 mole per decimeter cube of a substance, ध्यान सुनना, of a substance becomes half in 40 सेकेंड and 20 सेकेंड through first order and zero order, first order and zero order kinetics। ठीक है, काइनेटिक्स आपको निकालना है रेशियो, ध्यान सुनना, रेशियो K1 बाई K0 of the rate constant of फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट को हम K1 मानेंगे। ठीक है, एंड जीरो ऑर्डर यानी K0 मानेंगे, K0। ठीक है, अब द रिएक्शन इज
ऑफ द रिएक्शन इज, बहुत सारा ऑप्शन दे दिया भाई, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन ये आपको दिया है 0.5 मोल इन्वर्स क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है। अब बी ऑप्शन दिया है आपका 1.0 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। सी दिया है आपका 1.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है भाई, मैं 3 ठो दे रहा हूँ, ठीक है, तीनों में से कोई भी होगा। चलिए आपका आईआईटी में आया था, IIT 2008 में आया था, नोट करना 2008 में आया। चलो इसको सॉल्यूशन करेंगे, बहुत ही आसान है भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या बोला है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये बोल दिया है, और बोला है कि वही सब्सटेंस बिकम्स हाफ होता है, यानी हाफ लाइफ, यानी 50% में कितना टाइम लगता है, हाफ क्या होता है 40 सेकंड में। कितना होता है उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, कितना होता है 40 सेकंड होता है, 40 सेकंड में उसका हाफ होता है कॉन्सेंट्रेशन, मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आधा होता है। एंड 20 सेकंड थ्रू द फर्स्ट ऑर्डर एंड 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का आपका 40 सेकंड में आधा होता है कंप्लीट, और 20 मिनट में आपका 0 ऑर्डर आधा कंप्लीट होता है। तो आपको निकालना क्या है कि रेशियो निकालना है K1/K0 निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर वाला केस, समझ में आएगा धीरे धीरे। फर्स्ट ऑर्डर वाला देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर वाला अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है 0.693 बाई क्या होता है भाई के होता है, और फर्स्ट ऑर्डर का हम K1 मान लेते हैं, ठीक है, रेट कांस्टेंट को। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई 0. यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो ना फॉर्मूला, K1 को इधर ले आओ, तो K1 हमको चाहिए, तो 0.693 बाई टी को इधर ले आएंगे तो टी हाफ का वैल्यू दे दिया ना हमको, टी हाफ भाई, यहाँ पर टी हाफ दे दिया, कितना फर्स्ट ऑर्डर का कितना दिया है, फर्स्ट ऑर्डर का कितना दिया है टी हाफ 40 दिया है, 40 सेकंड, ठीक है, कितना दिया 40 सेकंड, ठीक है। तो ये आपका K1 मिल गया, ठीक है। अब K2 यानी K0 यानी 0 ऑर्डर, 0 ऑर्डर में देखना, 0 ऑर्डर में क्या होता है भाई टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है आपका A0 भाई क्या होता है 2K होता है, तो 2K0 हम लिख देते हैं। चलिए अब क्या हो जाएगा यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है भाई 1.386, ध्यान सुनना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1.386 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर अपन 2K0, ठीक है, K0 हमको K0 निकालना है भाई, K0 को इधर लिखा मैं, ठीक है, K0 को इधर लिखा और T आपका इधर हो गया, ठीक है। हाफ लाइफ कितना दिया 20 सेकंड, दिख रहा है 20 सेकंड भाई, ऊपर देखो कहाँ गया ये दे, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, आपको क्या मिलेगा K0 का वैल्यू क्या मिलेगा, सब कैलकुलेशन यहाँ पर करना है भाई, उतना छोड़ दो नहीं तो, है ना, हो ना। तो अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम करेंगे रेशियो निकालेंगे, यानी K1/K0 निकालेंगे, ठीक है। डिवाइड कर दो भाई, K1 ये है 0.693 अपॉन 40 सेकेंड इंटू, अब डिवाइड करेंगे तो भाई K0 का वैल्यू ये है तो उसको पलट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 × 20 सेकेंड पर ये आपका 1.386 इन आपका मोल, ठीक है। अब सेकंड कट गया, ठीक है, जो बचेगा ये डेसीमीटर के ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा, -3 ऊपर आएगा प्लस, तो भाई ये सब कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा 0.5 मोल इनवर्स, मोल भी ऊपर आएगा तो मोल इनवर्स होगा, डेसीमीटर के ऊपर आएगा तो डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आपका ये K1/K0 का रेशियो मिलेगा। तो आपका ऑप्शन कहाँ है भाई 0.5 मोल, ये वाला पहला वाला, ठीक है। तो गाइस समझ में आ गया, ये आपका आया था IIT 2008 में, ठीक है, IIT 2008 में आया था। तो गाइस यहीं पे रखते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करना है। तो आप और भी सवाल बहुत सारा बन सकता है भाई, अब पूरा सवाल करेंगे तो 2 दिन 3 दिन लगेगा भाई, ठीक है ना। तो बहुत सारा सवाल बने, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है समझ में आ गया, तो गाइस आप आसानी से सब नंबर कर सकते हैं। तो गाइस पढ़ाई करते रहिए, हम इसका नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जहाँ पर हम अलग अलग मेथड पढ़ेंगे, वहाँ पर सवाल बहुत कम बनेगा, बस थ्योरी थोड़ा है, ठीक है गाइस। तो पढ़ाई करते रहिए, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।